तो जितने स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं तो आप उनको लाइफ कैसे डिफाइन करोगे कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ पर्सन हु इज अ परमानेंट रेजिडेंट हियर? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो आपको वर्क पर आवर जॉब करनी पड़ेगी। जब आदमी पीआर पे आता है तो उसकी फुल टाइम परमानेंट जॉब होती है। अपने पेस पे आदमी काम करता है, 9 to 5 हो या जो भी वर्किंग आवर्स हो। सैटरडे संडे आपका फ्री है, आप चिल मारिए। स्टूडेंट के साथ ये है एक चैलेंज कि उनको अपने असाइनमेंट्स के साथ साथ या अपने क्लासेस के साथ साथ पर आवर बेसिस पे जॉब करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम उस माहौल से आते नहीं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो एक सिचुएशन ले लेते हैं, अभी आप जैसे पीआर पे आए यहाँ पे तो आपको पूरा प्रोसेस पता है, सो पूरा एक्सप्लेन लाइक आपका जो एक्सपीरियंसेस था, ताकि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो एज अ पीआर आना चाहते हैं वो क्या क्या उनको करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिनांग्स पॉडकास्ट। और आज का एपिसोड भाई हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज हमारे साथ आज गेस्ट जो मौजूद है हमारे स्टूडियो में वो है मिस्टर माज अनवर नोमानी। तो भाई सबसे पहले अपने बारे में बताओ, कैसी चल रही है लाइफ और क्या सीन चल रहा है भाई? सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत मिनांग, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने इस शो में। और मैं बहुत फॉलो करता हूँ आपके सारे वीडियोस हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो इट्स अ ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड शेयर माय एक्सपीरियंसेस। तो छोटा सा इंट्रो पहले मैं अपने बारे में देना चाहूँगा कि मेरा नाम माज अनवर है, एज यू इंट्रोड्यूस मी। एंड मैं इक्विटेबल बैंक में डेटा साइंटिस्ट हूँ। और कनाडा में मैं अप्रैल 2022 में आया एज अ पीआर। सो इट्स बीन अराउंड मोर देन 2 years। तो अभी तक अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और मतलब गॉड फॉरबिड एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन टिल नाउ। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो कनाडा में एज अ पीआर आने का वो सारा जो एक ड्रीम होता है या फिर एक प्रोसेस होता है, तो कैसे वो स्टार्ट हुआ, मन में कैसे आया कि यार कनाडा जाना है और एज अ पीआर ही जाना है? तो हाउ वाज द प्रोसेस और वो फर्स्ट डे कब था कि जब मन में आ गया कि अब तो कनाडा माइग्रेट होना है? तो इमिग्रेशन को मेनांग उर्दू में हिजरत कहा जाता है। तो हिजरत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी फैमिली रूट्स में रही। मेरे दादाजी भी हिजरत करके ही एक स्मॉल टाउन से, फिलहाल यूपी का जो एक स्मॉल टाउन है रामपुर, वहाँ आए। फिर मेरे चाचा लोग भी माइग्रेट हुए वहीं से ही, और आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो माइग्रेशन हिजरत की जो चीज़ थी वो वहीं से मेरी शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट पॉइंट कि कब मेरी एजुकेशन प्रोफाइल बिल्डअप हो जाए और कब हमारी जो वर्क स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो एट पार हो जाएं किसी भी कंट्री में माइग्रेट करने के लिए। तो जब वो कनाडा में जब फिट हो गई तो मुझे लगा कि अब मुझे फॉर्मली ऑफिशियली अप्लाई कर देना चाहिए। तो इट वाज वे बैक इन 2019, कोविड से पहले, जब मुझे लगा कि मेरी जो वर्किंग प्रोफाइल है, जो मेरे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो एट पार हैं क्वालिफाई करने के लिए पीआर के लिए। तो फिर मैंने ऑफिशियली अप्लाई किया। तो इसमें पीआर में अप्लाई करने के लिए मैंने कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हैं। सबसे पहले एज, जो कि आपकी 30 से कम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। नंबर 2 आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो आपको मास्टर्स होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मास्टर्स या पीएचडी भी हैं आप तो भी। और तीसरी चीज़ वर्क एक्सपीरियंस है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 years का होना चाहिए। फिर आइल्स की आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वो एट पार होनी चाहिए जो कैनेडियन बेंचमार्क है उसके हवाले से। और आखिर में जो हमारी जो क्रेडेंशियल्स हैं, बी इट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, आई मीन बैचलर्स, मास्टर्स, वो एग्रीडेटेड होनी चाहिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से, विच इज़ वेस। सो या दीज आर द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ गेटिंग माइग्रेटेड टू कैनेडा। ओके, तो एक सिचुएशन ले लेते हैं, अभी आप जैसे पीआर पे आए यहाँ पे तो आपको पूरा प्रोसेस पता है, सो यू कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू माइग्रेट एज अ पीआर इन कनाडा। तो उनका क्या प्रोसेस होना चाहिए फ्रॉम ए टू जेड? सो
पूरा एक्सप्लेन लाइक आपका जो या एक्सपीरियंसेस था, ताकि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो एज अ पीयर आना चाहते हैं वो क्या क्या उनको करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि 5 पिलर्स हैं हमारे, तो मैं एक एक पिलर को डिफाइन करता हूँ, एक एक कंपोनेंट को। तो सबसे पहले जो एज है हमारी वो 30 से कम होनी चाहिए। तो मैं अपने जो बडिंग या एस्पिरेंट्स हैं इमिग्रेशन के, उनको मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम एट द एज ऑफ 25 to 26। फिर दूसरी चीज़ है वर्क एजुकेशन। तो एजुकेशन मास्टर्स डिग्री बेहद ज़रूरी है। तो बैचलर्स के बाद कोशिश करें कि अपनी मास्टर्स डिग्री फ़ौरन कर लें, ताकि आपके जो पॉइंट सिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो पाएँ सीआरएस की, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। तो बैचलर्स के बाद मास्टर्स डिग्री बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ वर्क एक्सपीरियंस है कि आपको मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है उस फील्ड में जो आपके मास्टर्स डिग्री से अलाइंड हो। ऐसा ना हो कि आप मास्टर्स कर रहे हैं मैकेनिकल में और जॉब कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो क्लोजली अलाइंड होना बेहद ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्टली अलाइंड हो, क्लोजली अलाइंड हो। चौथी चीज़ है कि हमारा जो इंग्लिश फ्लुएंसी है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, उसमें हमारे 7.5 एंड अबव होना चाहिए। तो अगर आपने प्रोसेस की बात की मैनान, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये कवर्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो कोई भी आप इमिग्रेशन एजेंट हो जो कि आपके शहर में हो, अगर आप दिल्ली से हैं, बॉम्बे से हैं, चंडीगढ़ से हैं, या साउथ इंडिया में हैदराबाद या बेंगलोर से हैं, तो आप किसी एक इमिग्रेशन एजेंट के कांटेक्ट में आएँ। वो आपको और तफसीली तौर पे बताएगा, लेकिन चूँकि मैं उस पीरियड से गुज़र चुका हूँ, तो मैं आपको और एक ग्राउंड लेवल की रियलिटी और एक तजुर्बेकार हैसियत से मैं बता सकता हूँ कि क्या-क्या प्रोसेस रहता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस की, तो कैनेडियन इमिग्रेशन ये कहता है कि हमारी जो बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, वो कैनेडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड से किस मयार पे है हमारी एजुकेशन। तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, जो कि एग्रीडेशन देती है, या हमारी जो डिग्रीज़ हैं उनको वो क्रॉस चेक करती है कि वो कैनेडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के किस मयार पे है। तो इसका तरीका ये है कि आप अपनी जो कोई भी जो एस्पिरेंट इमिग्रेंट है, वो अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स और बैचलर की डिग्री, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स और मास्टर्स की डिग्री, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस से एक्रेडिटेड कराए। एंड बाय एक्रेडिटेड आई मीन हमें जाके एक वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस पे प्रोफाइल बनानी है अपनी, और वहाँ पे वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस ये कहता है कि जो आपकी बैचलर्स डिग्री है और जो आपकी सेमेस्टर वाइज ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो आपका इंस्टीट्यूशन सेंड अक्रॉस करे। तो आजकल 90% इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एक पोर्टल होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन कि आई वाज अ एलुमनाई ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, और आप मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स और मेरी जो डिग्रीज़ हैं वो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस को भेज दीजिए मेरे इवैल्यूएशन के लिए। ओके। तो जब आपकी मास्टर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज और बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट्स वहाँ चली जाएंगी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस में, सो दे टेक अराउंड 6 to 8 वीक्स। आपकी डिग्री को एवेल्युएट करते हैं, सारे क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, वो कोर्सेज चेक करते हैं कि आपने जो किए, और उसके बाद आपको एक स्टेटस या एक आपको एक टाइटल दे दिया जाता है दैट यू आर अ मास्टर्स डिग्री होल्डर और यू आर अ 2 or more degree holder based on whatever courses you have undergone or you have taken in those respective degrees. उसके बाद ये तो हो गया WES का, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस का, कि आपने वो एक PDF होती है, आखिर में एक PDF आती है, उसमें लिखा होता है कि both your degrees are evaluated as master's degree. तो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा अब आगे। वो जो एक PDF है जो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस देती है, वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा आगे। तो हमारा एजुकेशन मुकम्मल हो गया। उससे पहले जो एज की चीज़ थी वो मैं बात कर ही चुका हूँ कि 30 से पहले हमें ये सारी कार्रवाई करनी है। बट 30 में मैं अपर लिमिट लेके चल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 27 से 28 साल में बच्चे को अपना इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। अब तीसरी चीज़ आती है एक्सपीरियंस की।
तो 3 साल आपने जिन जिन कंपनीज में काम किया है उन कंपनीज के एचआर से आप जाके रिक्वेस्ट करिए कि एक लेटर हेड पे जो आपकी जॉब ऑब्लिगेशंस थी वो लिख के दे दे। अब जॉब ऑब्लिगेशंस फर्स्ट करिए, अगर आप डेटा साइंस में हैं तो डेटा साइंस का जो टेम्पलेट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। वो पॉइंट्स बहुत सेकंड और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, सेकंड येट कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, ताकि उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है उन जॉब ऑब्लिगेशंस की, वो वही हो जो आपकी मास्टर्स डिग्री में है, ताकि वो क्लोजली अलाइन हो पाए। फिर उस वो जो लेटर हेड होगा उसको हम टेक्निकल टर्म्स में जॉब रेफरेंस लेटर कहते हैं। तो वो जो एचआर आपको आपके लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे जो जॉब रेफरेंस लेटर देगा, उसमें आपकी स्टार्ट डेट एंड डेट लिखी होगी, जिससे आपका ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर पता चल जाएगा वर्क एक्सपीरियंस का, आपका जॉब टाइटल पता चल जाएगा, आपकी जॉब ऑब्लिगेशन पता चल जाएंगी। और चूंकि कैनेडियन जॉब मार्केट या कैनेडियन इमिग्रेशन चाहता है कि वो एक पेड प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, तो अगर आप लिखवा सकें तो आप अपनी सैलरी जो एनुअल कंपनसेशन है वो भी आप एचआर से लिखवा लें। और आखिर में वो साइंड होना चाहिए या तो सीनियर एचआर से या फिर कंपनी के डायरेक्टर या फाउंडर के साथ। तो वो जो पीडीएफ बनेगा एक कंपनी का, या आपने जितनी भी कंपनीज में काम किया है 3 सालों में, वो आपके जॉब इवैल्यूएशन में काम आएगा। तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो यही चीज़ देखता है कि अच्छा भाई, बंदे के पास पीडीएफ है जॉब रेफरेंस लेटर्स की, तो वो 3 साल वो कवर हो रहे हैं। फिर ये मास्टर्स डिग्री का WES है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस एक्रेडिटेशन है, तो आप एकेडमिकली भी क्वालिफाई कर रहे हो PR के लिए। फिर आखिर में आइल्स, कि आप अपना आइल्स का स्कोर दो। मैंने कैसे प्रिपेयर किया था मैनान, कि मैं अपने ऑफिस आवर्स के बाद रोज़ 1 घंटा लगाता था। तो आइल्स के 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। इसका आइल्स का देने का ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि कैनेडियन इमिग्रेशन ये चाहती है कि हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है। तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लेकिन आइल्स का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो मैं कोशिश करता था कि मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जाके जो हमारी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं, बी इट राइटिंग, बी इट लिसनिंग, उसको हम फाइन ट्यून करें बेस्ड ऑन आइल्स एग्जामिनेशन। तो मेरे ख्याल से 1 महीना काफ़ी है उसके लिए। आप एग्ज़ाम दीजिए, कोशिश करिए कि आपकी चारों बैंड्स में 7 या 7.5 है। आप जितना ज़्यादा लेके आएंगे उतना ज़्यादा आपके पॉइंट्स इनहेंस होंगे। फिर आपके पास वो भी एक PDF आ जाएगी, तो वो आपकी चौथी PDF बनी अप्लाई करने के लिए। तो ये बुनियादी पिलर्स हैं जो आपको एक्यूमुलेट करने हैं। 4-5 PDFs हैं, ये आपको एक्यूमुलेट करने हैं। ये आप एक्यूमुलेट कर लिए। अगर आप किसी एजेंट के पास भी जाओगे, वो भी आपको यही चीज़ें बताएगा एक्यूमुलेट करने के लिए। और एजेंट कुछ खास नहीं करता है, वो बस इन चारों को कंपाइल करके ऑफिशियली अप्लाई कर देता है कैनेडियन पोर्टल पे जाके। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि पुलिस क्लियरेंस है, मेडिकल है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये 4 चीज़ें बुनियादी हैं, जो कि मैं ये कहूँगा कि हर एस्पिरेंट इमिग्रेंट को 25 से 26 साल की उम्र में, विच इज़ आवर गोल्डन पीरियड, बायोलॉजिकली एज वेल एज प्रोफेशनली, हमें ये एक्यूमुलेट कर लेनी चाहिए। ओके, आपने बहुत नाइसली, बहुत अच्छे से समझाया, एंड लाइक सारे प्रोसीजर मेरे को खुद पता लगे, लाइक स्टेप बाय स्टेप हाउ इट शुड बी। सो वेरी गुड इन दैट पार्ट। तो वो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो भी हमें सुन रहा होगा उसके दिमाग में आएगा, लाइक व्हाट इज द कॉस्ट बिहाइंड इट, है ना? कितना प्राइस उनको, कितना प्राइस, आई मीन भाई कितना मनी उनको चाहिए, इसका लाइक क्या कॉस्ट है इसकी, जो अगर हम वर्ड्स यूज करें। सो इस पूरे प्रोसेस में व्हाट डू यू थिंक इज, अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें, हाउ मच अ पर्सन हैव टू इन्वेस्ट इफ दे आर लुकिंग टू कम हियर एज अ PR? राइट। तो मुझे ऐसा लगता है मैनान कि कॉस्ट के हवाले से मेरा मतलब जो डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई करता है वो काफ़ी इकोनॉमिकल ही रहता है हमेशा, क्योंकि जितने भी आपकी एजुकेशन थी वो तो आपने जो यूनिवर्सिटीज़ में पे करी वहाँ कवर हो गई। फिर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी आपको कुछ नहीं देना है। आइल्स की जो फीस है, जब मैंने 2019 में आइल्स दिया था तो अराउंड 13,000 रुपये थी, अब शायद 15,000 रुपये हो गई हो। तो एक वो मान के चलते हैं 15,000 रुपये, राइट। हाँ, उसके अलावा हमें कैनेडियन डॉलर्स में अपने अकाउंट में अराउंड, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो,
अगर आप फैमिली के साथ नहीं आ रहे हो। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो आपको अपने अकाउंट में 14,000 कैनेडियन डॉलर दिखाने होते हैं, विच इज़ अराउंड 8.5 लाख रुपए। ओके। तो वो 8.5 लाख रुपए इस वजह से दिखाने होते हैं कि कैनेडियन हुकूमत या जो कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, जो कि ऑफिशियली IRCC है, वो ये कहती है कि क्या जब आप PR पे यहाँ आओगे तो क्या आपके पास 6 महीने, क्योंकि आप तो जॉबलेस हो, क्या आपके पास 6 महीने सस्टेन करने के लिए इनफ फंड्स हैं? तो वो बस वो प्रूफ करने के लिए कि यस मेरे पास इनफ फंड्स हैं, आपको एक लेटर हेड, आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेटर हेड पे ब्रांच मैनेजर के साइन करवा के आपका जो करंट बैलेंस है अकाउंट में 8.5 लाख तो मिनिमम है, ज्यादा हो तो भी चलेगा, तो 8.5 लाख रुपए, और उसको कन्वर्ट करके कैनेडियन करेंसी में, तो उस बस हमें इतना ही लिखवाना है कि ऑन दिस डे, लाइक टुडे इज वी आर इन जुलाई, तो जुलाई 2024 में आपका करंट बैलेंस इतना है, वो कैनेडियन इक्विवेलेंसी इतनी है, और आपका जो स्टार्टिंग डेट है अकाउंट खुलवाने का, वो ये सारी चीज़ें हो ब्रांच के लेटर हेड पे, आई मीन बैंक के लेटर हेड पे ब्रांच मैनेजर उसको साइन कर दे। एक तो ये PDF लगेगा, दूसरा जो आपके पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो, तो पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स भी अगर आप PDF में निकलवा लें और वो भी ब्रांच मैनेजर से अटेस्ट करा लें विथ सील, तो ये, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक चीज़ है जो हमें दिखानी पड़ेगी बैंक को, तो ये कोई, इट्स नॉट एक्सपेंडिचर पर से, इट्स नॉट अ कॉस्ट पर से, इट्स जस्ट दैट इट इज़ रिक्वायर्ड। अब जहाँ तक रही कॉस्ट की बात, तो एक तो IELTS में मेरे हुए, अगर कोई बच्चा कोचिंग करना चाहता है IELTS की, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो आजकल बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हैं, वहाँ पे आप 1 महीने का क्रैश कोर्स कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस शहर में रह रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद वो क्रैश कोर्स 30 to 35,000 रुपीज़ का होता होगा, तो एक कॉस्ट है जो कि एसोसिएट हो सकती है अगर आप IELTS की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैनांग कि मैंने कोई और एडिशनल एक्सपेंस किया हो। हाँ, अगर आप एजेंट हायर कर रहे हो तो आजकल जो नॉर्मल एजेंट्स की फीस है दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली NCR के आसपास से आता हूँ, तो दिल्ली NCR में 90,000 प्लस टैक्सेस, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एजेंट हायर करो, क्योंकि बहुत से लूप होल्स होते हैं, बहुत से शॉर्टकमिंग्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते, लेकिन एजेंट्स को पता होते हैं, क्योंकि एजेंट्स बहुत सारे केसेस हैंडल कर रहा होता है। ही हैंडल्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस। तो आपके प्रोफाइल को देख के, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, अगर उसको लगता है कोई लूप होल है तो आपको गाइड कर देता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हायर करो, एजेंट हायर करो। तो 90,000 प्लस टैक्सेस एक खर्चा वो है, एक IELTS का खर्चा है, और अगर आप IELTS खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो एक वो खर्चा है, और एक 8.5 लाख रुपए प्लस जो दिखाने वो खर्चा है। और वेस का भी यहाँ पे हमें ख्याल रखना होगा कि वेस की से भी एक फीस एसोसिएटेड होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू IELTS। तो IELTS का जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि 15,000 रुपये है, तो WES जो कि हमारी एकेडमिक एवेल्यूशन कराती है हमारी डिग्रीज की, उसकी फीस भी अराउंड 15,000 रुपये है। तो जैसे कि मैंने बताया 1 लाख रुपये एजेंट और 15 हज़ार रुपये आपके IELTS और वेस के हो गए, तो 1.5 लाख रुपये ये पकड़ लीजिए आप मोटा मोटा। अब आते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की जो फीस जो हमें पे करनी होती है, तो ये 2 मॉड्यूल्स में होती है। नंबर 1, जब आप ऑफिशियली अप्लाई करते हो PR के लिए, वहाँ पे इट्स अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, एट लाइक 2019 में इट वाज अराउंड 1200 कैनेडियन डॉलर्स, लेकिन अभी जो रिवाइज्ड फीस है वो उनके पेज पे होगी, उनकी वेबसाइट पे होगी। लेकिन जब मैंने फीस पे करी थी तो इट वाज इन टू कंपोनेंट्स। नंबर 1, जब मैंने ऑफिशियली अप्लाई किया था तब कैनेडियन करेंसी में, और दूसरी चीज़ जब आपका PR अप्रूव हो जाता है तो वो RPRF कहलाती है, राइट टू परमानेंट रेसिडेंसी फीस। तो वो आपको तब मिलेगी, वो आपको तब देनी है जब आपका
ITA विच इज इंफॉर्मेशन टू अप्लाई, जब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, इनविटेशन इनविटेशन टू अप्लाई, सॉरी, Yeah. इनविटेशन टू अप्लाई, जब आप मुकम्मल इनविटेशन टू अप्लाई के मरहले में आप पहुंचोगे तो वो फीस आपको पे करनी है, वो मैंडेटरी फीस है। तो इन अ नटशेल, एक तो आपकी अर्ली फीस हो गई जो आपको जब आपने अप्लाई करना है, वो विच इज़ अराउंड $1,200, और ये RPRF, राइट टू परमानेंट रेसिडेंसी फीस। इसके अलावा मेनांग मेडिकल की फीस भी हमें पे करनी होती है। मेडिकल अराउंड $600 का होता है। इंडियन करेंसी में इट्स अराउंड वही 12 से 15,000 रुपए लगते हैं, और एक बायोमेट्रिक की फीस भी हमें देनी होती है। लेकिन ये जो खर्चे हैं बायोमेट्रिक के, मेडिकल के, ये बहुत बाद में आते हैं। बायोमेट्रिक भी अराउंड 10-12 हज़ार रुपए का होता है। तो आप देखो कुल मिला के 2 लाख रुपए का खर्चा है, विच इज वेरी लेस। बट हमें, आई थिंक ऑडियंस को मैं भी कहना चाहूंगा, हमें ये बात भी दिमाग में रखनी है कि हम 2019 की बात कर रहे हैं जब आपने अप्लाई करा था, बट मतलब इसके अराउंड ही होगा। लाइक जो एक्सपेंसेस होंगे तुम्हारे, लाइक हम मान सकते हैं मोटा लाइक 2.5 लाख के आसपास, और वो सब लोग चेक कर सकते हैं दी ऑफिशियल वेबसाइट्स, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ती रहती है इन्फ्लेशन के हवाले से। बट हाँ, हमें आइडिया ही होगा कि इतना हमारा को इतना बैलेंस चाहिए, लाइक इतना होना चाहिए इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ PR। ओके, सो मूविंग अहेड, आप PR पे यहाँ पे आए, आप कनाडा में लैंड हुए इन टोरंटो। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस टिल नाउ? कैसा लग रहा है अभी भी, और आपको क्या लगता है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एंड डिड यू मेक द राइट डिसीजन? हाँ, मेरा तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो जब से मैं लैंड हुआ हूँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं फ़िलहाल, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन इक्विटेबल बैंक, तो जर्नी बहुत अच्छी रही अभी तक, और मैं इंडिया में भी एज अ डेटा साइंटिस्ट ही वर्क कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं और अच्छा करूँ अपनी फील्ड में, और जिस वर्क एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा था, तो हमारे जो क्लाइंट्स थे या जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, वो सब US में या कनाडा में ही स्प्रेड आउट थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना मैं वहीं जाके इन लोगों के साथ काम करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया में जब थे तो जूम पे, गूगल मीट पे ही बात होती थी। तो इन लोगों के साथ काम करना, क्योंकि दीज स्टेक होल्डर्स आर वेरी इफेक्टिव बोथ प्रोफेशनली एज वेल एज एकेडमिकली, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है इन लोगों के साथ। काफ़ी कटिंग एज रिसर्च पे भी हमारे यहाँ काम होता है। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत ओपन है, और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एज अ PR। जो पर्क्स की बात है कि हमें क्या क्या पर्क्स मिलते हैं एज अ PR, वो ये है कि जॉब ऑब्लिगेशंस जो हैं वो काफ़ी मिनिमल है, एंड बाय दैट आई मीन काफ़ी फ्रीडम है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे एल्बर्टा से या वैंक्यूवर से या कनाडा के किसी भी प्रोविंस से अगर मुझे कोई अच्छी जॉब ऑफर आती है, तो मैं मूव अराउंड कर सकता हूँ। मैं मूव अराउंड कर सकता हूँ फ्रीली। उसके बरक्स, इसके कंपैरिजन में, अगर आप वर्क परमिट पे हैं, अगर आप क्लोज वर्क परमिट पे हैं या ओपन वर्क परमिट पे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टाइड अप होते हैं अपने वीज़ा स्टेटस की वजह से। तो वो जो टाइटनेस है वो जहन में चलती रहती है कि यार मैं मूव नहीं कर सकता, मेरे पर जिम्मेदारी है। तो इसको अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी में बताऊं, तो PR जो होता है वो दामाद होता है और वर्क परमिट वाले घर के बेटे हैं। घर के बेटे पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, PR पे शायद इतनी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे को रेड कारपेट वेलकम हुआ। लेकिन हाँ, लाइफ इज़ ईजी एज अ PR, life is easy as a PR as compared to those who are on work permit and students। और कहीं ना कहीं मैंने आप भी देखोगे कि इसीलिए जो बच्चे स्टूडेंट या वर्क परमिट पे हैं वो स्ट्राइव कर रहे हैं PR होने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि जब आप PR हो जाओगे तो जिम्मेदारी कम होगी, और फिर आप एक यकसा दिमाग से अपने सिर्फ कैरियर पे फोकस कर सकते हो। फिर आपको स्टूडेंट लोन पे करना है और वीज़ा स्टेटस के बारे में सोचना है कि अरे यार मेरे पास तो सिर्फ 2 साल ही हैं, अगर मैंने 2 साल में कुछ परमानेंट कुछ नहीं किया तो मुझे वापस अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। तो उन सब हैसल से आप बिल्कुल फ्री होते हो और आप अपने कैरियर पे फोकस कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पर्क तो यही है कि ये जो दिमागी सुकून है कि भाई मैं इस मुल्क में हूँ और मैं जो भी मेरे जॉब ऑब्लिगेशन है वो मैं फ्रीली कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक तलवार लटकी हुई है
कि 2-3 साल बाद मुझे वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है। आपने स्टूडेंट्स की बात की, तो जितने स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, तो आप उनको लाइफ कैसे डिफाइन करोगे कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ पर्सन हु इज अ परमानेंट रेजिडेंट हियर, कि डेली लाइफ में क्या डिफरेंस होगा, कि जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं उनको ये पता लगे कि अच्छा अगर हम एज अ स्टूडेंट आते हैं तो ऐसे जीना है, लाइक फॉर द इनिशियल ईयर्स, और इफ वी आर कमिंग एज अ पीआर तो लाइफ ऐसी होगी। तो इसमें मेनाक मुझे ऐसा लगता है कि जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि अगर आप एज अ पीआर आ रहे हो तो ज़्यादा चांसेस हैं या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी फुल टाइम जॉब लगेगी, बरक्स कि आपको एक सर्वाइवल जॉब करनी पड़े या आपको पर आवर बेस पे काम करना पड़े। तो आप किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी वर्क परमिट पे, चलिए हम स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे तो आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप तो स्टूडेंट वीज़ा पे हो, राइट। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो आपको वर्क पर आवर जॉब करनी पड़ेगी और आपके पास सैटरडे संडे भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी पीआर पे आता है तो उसकी फुल टाइम परमानेंट जॉब होती है, अपने पेस पे आदमी काम करता है, 9 to 5 हो या जो भी वर्किंग आवर्स हो, सैटरडे संडे आपका फ्री है, आप चिल मारिए। स्टूडेंट के साथ ये है एक चैलेंज कि उनको अपने असाइनमेंट्स के साथ साथ या अपने क्लासेस के साथ साथ जो उनकी जो सर्वाइवल जॉब है, जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं, जो डेली एक्सपेंसेस हैं, उनको मीट करने के लिए पर आवर बेसिस पे जॉब करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम जिस माहौल से आए हैं, आप भी मेनाक इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ, हम जिस माहौल से आए हैं वहाँ पे ये कल्चर है नहीं पर आवर जॉब वाला। हमारे यहाँ ये है कि मैंने तो आज तक सुना नहीं कि बंदा बीटेक या एमटेक कर रहा हो तो वो साथ में जॉब भी कर रहा हो। अपने पैशन से करे तो ठीक है, एज अ हॉबी कर रहा है ठीक है, लेकिन हमारे माँ बाप भी हम पे हम पे फोर्स नहीं करते। तो यहाँ पे इट्स नॉट, सॉरी, बैक होम हमारे मुल्क में नेसेसिटी नहीं है कि तुम जॉब के साथ पढ़ाई के साथ जॉब करोगे। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए पढ़ाई के साथ जॉब करनी पड़ेगी। अब हम उस माहौल से आते नहीं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को तो पहले हमें एक्सेप्ट करना है। अब कुछ बच्चे यहीं टूट जाते हैं और टूट जाते हैं, उनसे वो बर्दाश्त होता नहीं, डिप्रेशन कह लीजिए, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ये मुल्क जितना प्रेशर मारता है उनके ऊपर डेली सर्वाइवल का, उनको तो नज़र आने लगता है कि यार ये तो रोज़ की जंग है जो मुझे लड़नी है और मुझे रोज़ जीतनी है, मैं हार नहीं सकता। तो 10 में से 4 बच्चे क्विट कर देते हैं और वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। 6 जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़ते रहते हैं और वही आगे सर्वाइव भी करते हैं और वो आगे जाके कामयाब होते हैं। लेकिन पीआर के साथ ऐसा नहीं है। पीआर के साथ कम से कम ये है, जो लोग पीआर पे हैं उनको अपनी डेली लाइफ पे फोकस करना है, उनको पढ़ाई, उनको ये नहीं है कि अरे मुझे असाइनमेंट भी जाके जमा करना है, मुझे अपना एजुकेशन लोन भी पे ऑफ करना है, मुझे घर पे भी कुछ बैक होम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अगर कुछ पैसे भेजने हो उनके केयर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हम इस माइंडसेट से नहीं आए हैं, हम इंडियंस या हम साउथ एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं, तो ये एंड्योर करना, और शायद इसे ही कल्चर चेंज कहते हैं, जो कि आपने भी सुना होगा। हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जो कल्चर चेंज की बात होती है, अगर मैं उसको टेक्निकली डिफाइन करूं तो कल्चर चेंज यही है कि यहाँ पे आके आपको सर्वाइव भी करना है। सो यार, पीआर की इतनी सारी बातें हो गई, एंड सबसे पहले तो आई होप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबकी पीआर लग जाए, उनका प्रोसेस हो जाए। बट एक ना हम की टेक अवे सेशन रखते हैं इन एवरी पॉडकास्ट। सो आप क्या कहना चाहोगे इन लोगों से जो पीआर एस्पिरेंट्स है, दोज हु आर विलिंग टू कम टू कनाडा, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? सो ओवर टू यू। हाँ, तो मैं ना जो की टेक अवेज हैं वो ये है कि आप 100% श्योर रहो कि आपको माइग्रेट ही करना है, और ये फैसला आपको 25 से 26 साल की अपनी उम्र में, बायोलॉजिकल जो एज है आपकी, उसमें ले लो। बी वेरी क्लियर, बी क्रिस्टल क्लियर इन योर थॉट प्रोसेस। नंबर 2, आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में कोशिश करो कि होना ही होना है। नंबर 3, अपने जो
एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें मेक श्योर करो कि आपके पास मास्टर्स डिग्री है, क्योंकि मास्टर्स डिग्री के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं PR के पर्सपेक्टिव से, सो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। नंबर 4, आप एक अच्छा एजेंट हायर करो, क्योंकि आपके जो PR की जो फाइल है, अगर आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड हो, वो बहुत ही उसमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। कहीं ना कहीं हमें पहले नजर में लगता है कि लूपहोल नहीं है, लेकिन हर किसी की प्रोफाइल यूनिक होती है, हर किसी की प्रोफाइल अलग होती है। तो जो एजेंट होता है, क्योंकि वो लाइसेंस्ड एजेंट है, तो उसको पता होगा आपकी प्रोफाइल को देख के कि कहाँ लूपहोल हो सकते हैं, सो ही विल गाइड यू। तो एक अच्छा एजेंट हायर करो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि आप अपना होमवर्क भी करते रहो। 100% एजेंट के ऊपर बिलीव नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने PR के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे एजेंट जो मुझको बोलते थे करने के लिए, मैं उन पर ब्लाइंड फेथ नहीं करता था। वही चीज मैं घर आके वेबसाइट से और कैनेडियन IRCC की वेबसाइट से क्रॉस चेक करता था कि मुझको जो बातें एजेंट ने बताई हैं क्या वो ठीक हैं, और पहले मैं वेबसाइट पे उन बातों को क्रॉस चेक करता था, और फिर यूट्यूब पे जाके जो रिनाउंड लाइसेंस्ड यूट्यूबर्स हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी भी मैं वीडियोस, उनकी भी मैं व्लॉग्स देखता था और क्रॉस चेक करता था उस इंफॉर्मेशन से जो एजेंट ने मुझको बताई। और फिर इस तरीके से एक जो मेरा केस बना था वो वाटरप्रूफ केस बना था। तो ये भी एक पॉइंट, ये भी एक की टेक अवे है कि एजेंट हायर करो, लेकिन 100% उस पर भरोसा नहीं करना है, एंड मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल वाटरप्रूफ हो। और आखिर में PR के लिए मैं ये कहूँगा कि फ्रेंच की कोशिश करें कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को सीखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आजकल जो कट ऑफ है वो 500 प्लस चल रहा है PR के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको कटिंग एज चाहिए इन ऑर्डर टू सरपास the candidates who are there in the Canadian PR pool। तो उनको सरपास करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बेहद जरूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज पे भी फोकस रखें। ओके, सो थैंक यू मास, बहुत मजा आया, एंड आई होप आपकी जो इतनी सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी है जो कि बिल्कुल रॉ एंड रियल, लाइक क्योंकि आपने ये प्रोसेस पूरा खुद करा है, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को इससे ज्यादा कोई अच्छा गेस्ट मिल सकता था who would have like talked about PR and all the things। तो आई थिंक प्रोसेस सबको क्लियर हो गया होगा, एंड सबकी हेल्प बहुत ज्यादा होगी, एंड आपको लोग रीच आउट भी कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन पे आपका जो लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इफ यू आर लाइक विलिंग टू हेल्प। बिल्कुल डेफिनेटली मैनक, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस फोरम पे आके जो बडिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊं। एंड फील फ्री टू पास माय लिंक्डइन account link along with this video. It will be really helpful, and I will be helpful, and I will be really honored if I can help any of the budding aspirants out there. Wow. Like seriously, like glad to know that, and likewise मेरे को भी बहुत मजा आया, and audience को भी बहुत मजा आया होगा। So guys, I hope you enjoyed this podcast। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में। अगर तुम्हें लगता है कि you want to talk about, like you want us to talk about a certain subject or a topic, तो उसको please comment में डालना, and I like read all the comments। उसके बाद हम मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, एंड ऐसे ही पॉडकास्ट के एपिसोड्स आते रहेंगे, तो तुम लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। एंड इफ यू हैव समवन इन योर माइंड हु इज लुकिंग टू गेट अ PR फॉर कनाडा, तो उसको ये पॉडकास्ट जरूर भेजना, और इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।